तो आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सीडीपीओ का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने 1998 में जो एग्जामिनेशन सीडीपीओ ने ले रखा है उसका सेट प्रैक्टिस मैंने करवा दिया। उसके बाद 2005 में सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन हो चुका है उसका मैंने करवाया था, और अभी 2018 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था यानी तीसरा टाइम, उसका मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिससे मैंने टोटल 17 क्वेश्चन बता दिया था, और इसके आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीडीपीओ यानी जो बीपीएससी एग्जामिनेशन सीडीपीओ का ले चुका है, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार हुए। एक बार 1998 में, दूसरा 2005 में, और तीसरा जो हुआ है 2018 में। इस बार जो 2021 में होने वाला है जो एग्जामिनेशन, ये 4th वाला है। इसको ध्यान रखिएगा, 2021 में जो हो रहा है ये 4th सीडीपीओ का एग्जामिनेशन है। तो चलिए देखिए सीडीपीओ के एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी ही कंडक्ट करती है, तो उसमें 18 नंबर क्या पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी के उद्गम स्थल है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए बीचों बीच गंगा नदी बहती है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ऊपर वाले के उत्तरी मैदान, नीचे वाले को दक्षिणी मैदान, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार करते हैं। उत्तर से जो आने वाले जितने भी नदियां रहती हैं वो बाढ़ के कारण बनती हैं, और दक्षिण बिहार के जितने नदियां रहती हैं बरसाती क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जब पानी पड़ेगा तो उस नदी में पानी आएगी, नहीं रहेगा तो सूखा आ जाएगा। तो जो सोन नदी है वो देखिए नीचे की नदियाँ आती हैं। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार में जो गंगा नदी है, और बिहार में गंगा नदी की टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो उद्गम स्थल है तो बताया जा रहा है कि हजारीबाग पठार, मालवा पठार, पलामू पठार, ये अमरकंटक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको में अमरकंटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अमरकंटक से निकलती है ये सोन नदी, और ये बिहार में आके नदियों गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है। अब देखिए इसके मैं आपको डिटेलिंग बता देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैकाली पहाड़ी का सर्वोच्च जो शिखर है वो अमरकंटक है, और अमरकंटक के उत्तरी भाग यानी ऊपर वाले भाग में, उत्तरी भाग में ये सोन नदी निकलती है। यह नदी की जो किलोमीटर की लंबाई है 730 है, इसको ध्यान रखिएगा। 730 किलोमीटर में ये सफर करती है, और फिर आके दानापुर के पास गंगा नदी आकर गंगा नदी में आकर ये मिल जाती है सोन नदी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीडीपीओ में किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। तो देखिए अगर आप लोग देखे होंगे आस्था आईएएस का आस्था आईएएस का क्लास नोट्स का, जिसका मैंने आप लोग का रिव्यू किया था, उसमें मैंने जनजाति में 2 बताया था, एक संथाल और मुंडा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति कौन है, मुंडा, गोंड, संथाल, कोर। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति जो संख्यात्मक रूप से यानी कि बड़ी संख्या में संथाल जनजाति पाई जाती है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संथाल जनजाति बिहार के किसके जिले में पड़ते हैं, और उसका आप मुझे नाम जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखिए करंट अफेयर से है कि बिहार में सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे के पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। तो किसके किनारे पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है, गंगा नदी, तराई पट्टी, राजकीय मार्ग या नगरीय केंद्र। तो देखिए इसका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी के ही जो किनारा है उसी पे ऑर्गेनिक कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो देखिए भारत का संविधान किससे, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, भारत का संसद, ये संविधान सभा। तो 21 का आंसर आप सबको पता होगा कि संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान के ग्रहण किया गया है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। तो देखिए स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के उद्देशिका यानी प्रीम्बल्स, जो इंडिया का जो प्रीम्बल्स है जिसमें भारतीय संविधान का पूरा साक्ष्य दिया हुआ है, जिसमें शुरुआत हम भारत के लोग से होता है और संविधान अंगीकृत अधिनियम समर्पित करते हैं, वहाँ जाके इन होती है। तो देखिए जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रूसी की क्रांति से। रूसी की क्रांति से ही स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की बात प्रेरणा ली गई थी, ये हमारे प्रीम्बल्स में यानी उद्देशिका में। तो कहाँ से थी, रूसी क्रांति से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन इसको जरूर कर लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 में।
23 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत वर्ष का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो देखिए कौन सा राज्य भारत वर्ष के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो उद्गम का स्रोत है संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है, तो देखिए मैंने बताया था 42 में, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 1976 में ये 42वें संविधान संशोधन किया गया था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्ताव में भारत वर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं प्रिम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार अधिकार किसके अंतर्गत आता है, यानी संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार में, कानूनी अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में या प्राकृतिक अधिकार में। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32, जैसे कि मैंने अभी कहा था कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ संवैधानिक अनुच्छेद ये अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है इसे मौलिक अधिकार में। और देखिए इस अधिकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहा जाते हैं और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के परिवर्तन कर समुचित कार्रवाई और उच्चतम न्यायालय के आवेदन देने का प्रावधान भी किया गया है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ सरकारी भाषा के रूप में मान्यता है, यानी हिंदी जो है उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है, उसे किस मान्यता मिला था, कौन सी सरकारी भाषा में किस अनुच्छेद के तहत इसे मान्यता दी गई थी। तो देखिए 25 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद ये आर्टिकल 343 के ही अंतर्गत ये हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि की मान्यता दी गई है। और अब बताइएगा कि जो भाषा है उस टोटल भाषा हमारे भारतीय संविधान में वर्णित कितना किया गया है। आप मुझे इसके कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन और आया था बीपीएससी में कि जो नोट्स रहते हैं यानी इंडियन नोट्स है उस पर कितने भाषाओं लिखे रहते हैं, कितने भाषा में उस पर अंकित किए रहते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के पास नोट वगैरह तो होंगे ही, आप देख लीजिएगा। और नहीं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी लगता है कि 3-4 साल पहले जो बीपीएससी हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैं प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर जब बना रही थी तब मुझे ये दिखाई दिया था। उसके पूछा गया था कि जो इंडियन रुपीज होते हैं, नोट होते हैं, उस पर कितनी भाषा अंकित की गई है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए 26 से पूछा जा रहा है कि प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए इस समिति की जाती है। तो देखिए आपातकाल की घोषणा 3 में, एक 52, 56 और 60। 52 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा 56 में हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल और उसके बाद 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल और जो राज्यों पर लगाया जाता है 356 में आता है, और वित्तीय जब साख यानी कि जब पैसे की कमी हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो देखिए जो वित्तीय आपातकाल वगैरह जो लगते हैं तो ये सदन के दोनों के जितने भी सदस्य होते हैं उनके मनोनयन के बाद, उनके हस्ताक्षर के बाद ही लगाए जाते हैं। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि आपात स्थिति की घोषणा में कितने समय काल के लिए समिति की जाती है। इस 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, यानी 6 महीना के लिए। 6 महीना के लिए समिति की जाती है, फिर 6 महीना करके फिर से सभी का हस्ताक्षर लेकर फिर से इसको आपातकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा 352, 356 और 360 ये तीनों है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल और 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसको। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति आपातकाल, 360 में ये वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रपति 356 में लगता है वो राज्यों पर लगाया जा सकता है, राज्य के किसी भी छोटे से जगह पे भी लगाया जाता है। 360 वित्तीय के लिए लगाया जा सकता है, यानी जब साख की कमी हो जाए तब ये वित्तीय आपातकाल लगा है। 352 देखिए 352 जो है ये 3 बार लग चुका है। 356 है ये हमेशा लगते रहता है, कोरोना काल में अभी भी लगा था, और फिर उसके बाद 360 ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 27 में कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके द्वारा जो इनका जो नियुक्ति किनके द्वारा होता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे उपराज्यपाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखा रहता है। तो ये जो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल उपराज्य के द्वारा ही इनकी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का प्रावधान है। दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानमंडल का प्रावधान है जहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं। राज्यों में विधानमंडल होते हैं, आपको पता है विधान परिषद और विधानमंडल। अब बिहार में दो सदनीय सरकार है, विधानसभा है और विधानमंडल है, विधान परिषद है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं तो वो उपराज्यपाल करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी भारत में जो संचित निधि है, जिसको संचित निधि भी कहा जाता है, उसका जो व्यय होता है, खर्च होता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगर आप लोग नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट के सेक्शन पॉलिटी में जाइए, आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया गया है। यहाँ तक कि 1 लाइनर से लेके आपको मेंस एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में भी इसको अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इसको देखिएगा, पॉलिटी के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ये जो नियंत्रण होता है भारत के संसद का जो व्यय के खर्च होता है, नियंत्रण महालेखक परीक्षक करता है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दें, जिसका उल्लेख यानी कि जो नियंत्रक महालेखक जो परीक्षा है इसका जो उल्लेख है 148 से लेकर 151 तक है। 148 से लेकर 151 तक का किया गया है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का नियंत्रक महालेखक परीक्षा का परीक्षा का अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। जो भी सार्वजनिक धन होते हैं उनके संरक्षक होते हैं। और जो इनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों को समावेश से हटा जा सकता है। अगर नियंत्रक महालेखक परीक्षा को हटाने की बात आएगा तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन बोलते हैं, इन दोनों सदनों के ही हस्ताक्षर, जितने भी सदस्य हस्ताक्षर लेकर ही इन्हें हटाया जा सकता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बता देती हूँ, जितने भी ऊपर वाले जो पद होंगे, जो हाई लेवल के पद होंगे, सबकी सब नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका। देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको, बहुत आप लोग के लिए आने वाले जो भी एग्जामिनेशन हैं जैसे बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के एग्जामिनेशन जो अक्टूबर में पीटी होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स ही आपको हमेशा रिजल्ट में अच्छे नंबर दिलवा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, आपको वहाँ पर गलत और सही आंसर पकड़ने का आपको क्षमता हो जाएगा, ये फैक्ट के जरिए ही। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर फैक्ट्स याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को छाट पाइएगा। एलिमिनेशन मेथड तभी अपनाइएगा जब आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स पते होंगे। तो जैसे जो भी मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब देखिए पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका के धारण किस देश में उत्पन्न हुई थी। तो जनहित याचिका के जो धारण है वो किस देश में। तो देखिए ये जो धारण उत्पन्न हुई थी तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए अमेरिकी गणराज्य यानी यूएसए, अमेरिकी गणराज्य से यूएसए से ही जनहित याचिका की धारणा देश में उत्पन्न की गई थी। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है। देखिए रिट होता है 5 तरह का। ये जो रिट है ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 तरह के होते हैं। रिट होते हैं टोटल 5 तरह के। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बंदी, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार पिस्ता, जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो देखिए ये 4 दिए हुए एक और होते, 5 तरह की रिट जारी की जाती है। और इसे बोला जाए कि अवैध हिरासत, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तभी ये रिट जारी करके उसे मौलिक अधिकार लौटाया जाता है। अगर आपके मौलिक अधिकार, जो भी आपको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं 6 मौलिक अधिकार में से अगर किसी भी मौलिक अधिकार को आपको राज्य में हनन हो रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट पे जाकर इसे रिट जारी करने के लिए या अपने मौलिक अधिकार को वापस लेने
के लिए रिट जारी करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत में खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट जारी होगी, यानी किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत बिना किसी गुनाह के ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा तो कौन सी रिट इसमें जारी की जाएगा। तो 30 का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कैसे ही ये अवैध हिरासत में जो व्यक्ति है उसी को रिट जारी करके उसे हिरासत से बाहर लाया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन के प्रावधान किस में दिया गया है। इन संवैधानिक प्रावधान के संशोधन आप अच्छे तरीके से जानते हैं। संशोधन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है और संशोधन करके ही बहुत सारे कानून को बदला जा सकता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो आज बहुत सारे चीज बदले नहीं जाते। तो देखिए संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान इनमें से किस में दिया गया है। तो देखिए 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाग ये अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। 368 के तहत ही संवैधानिक प्रावधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। देखिए इसमें जो हो जाएगा भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है और इस संशोधन में 3 विधियां अपनाया गया। एक साधारण विधि द्वारा एक नए राज्यों का निर्माण, जैसे साधारण विधि, जैसे कि संविधान जो प्रक्रिया होता है संशोधन का उसमें 2 होता है, एक होता है आपको साधारण और एक होता है विशेष बहुमत। देखिए साधारण जो रहेगा साधारण विधि से जो भी होगा तो राज्य का निर्माण करना या राज्य क्षेत्र का या सीमा वगैरह का निर्माण करना, परिवर्तन करना, नागरिक लोग से संबंधित कुछ प्रावधान होंगे उसको परिवर्तन साधारण बहुमत, यानी कि बहुत ही संसद के दोनों सदन के कुछ ही लोगों के हस्ताक्षर से हो जाएंगे। लेकिन अगर विशेष बहुमत के लिए होगा तो विशेष बहुमत में सबसे पहले आपका आपातकालीन लगाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी संसद के दोनों सदनों को कम से कम 75% हस्ताक्षर चाहिए, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन साधारण बहुमत में अगर उससे कम भी रहे तो इसको लागू कर दिया जाता है। साधारण में कौन से नए राज्य का स्थापना करना, कुछ सड़क मार्ग बदलना, ये सब किया जा सकता है। लेकिन आपातकाल वगैरह ये सब विशेष प्रावधान से किए जाते हैं, इसको आप जरूर मेंशन करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो देखिए सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि जितने भी ऊंचे पद होंगे उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और जितने भी ऊंचे पद होंगे उसके जो कमांड रहते हैं राष्ट्रपति। तो देखिए सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास ही सारे के सारे पावर होते हैं और अनुसूचित जनजाति के भी मामले को राष्ट्रपति ही देखते हैं, इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 33 में पूछा जा रहा है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन से विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो देखिए विनिमय दर जो व्यवस्था लागू किया गया है तो किसमें किया गया है। तो देखिए 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, देखिए 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि देखिए मैनेज डेट फोल्ड के जरिए ही ये भारतवर्ष में निम्नलिखित विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, इसको अपना भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा अटपटा, तो आप लोग को सबको पता है कि 1-2 क्वेश्चन तो गलत होना तय ही है, 1-2 क्वेश्चन गलत होते ही हैं या फिर बहुत अटपटे तरह की बीपीएससी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो आता है आप उसको गलत करके मत आइएगा। अगर जो आता है अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर दीजिएगा उसी वक्त आपका रिजल्ट गिर जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर आपको आता है वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, बाकी किसी का हो या ना हो आपका रिजल्ट होना चाहिए और एक सीट आपका पक्का है, अपने माइंड में आप रख लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ आप लोग के लिए मोटिवेशनल के लिए कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप सुबह उठिए, कुछ भी आप कोई भी आपके सामने नेगेटिव वगैरह बोल रहा है कि आपसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सिर्फ आप अपने आप को एक ही चीज़ बोलिएगा, मुझसे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही होगा, बीपीएससी के अलावा मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये अपने आप को बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना होगा, भरोसा रखना होगा, तभी जाके ये एग्जामिनेशन निकलेगा। वरना अगर आप लोग अफवाहें में फैल जाइएगा, अफवाहों के जरिए आप लोग अपने माइंड को सेटअप कर लीजिएगा, तब ये एग्जामिनेशन आपको क्लियर नहीं निकलेगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी होता है। आप खुद सोचिए आपके इतने सारे एग्जामिनेशन में आखिर आपने बीपीएससी ही क्यों चुना। इसकी वजह है क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जिसके वजह से आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन क्रैक कर
सकते हैं, एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। तो आप अपने जितने भी नेगेटिव लोग बोलेंगे उसको साइड करके सिर्फ अपने आप से बोलिएगा मुझसे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही हो सकता है। तब जाके देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उस टाइम अगर क्वेश्चन नहीं बनते तो बहुत सारे चीज़ माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी इस सारे की चीज़ों हटाकर बस आप ध्यान से आप पढ़िए और अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे तरीके से माइंड को सेटअप करके क्वेश्चन को पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए और आंसर दीजिएगा। और बस अपने आप को बस इतना भरोसा दिलाइएगा आपसे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही हो सकता है। चलिए इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार के प्रतिभूतियां खरीद सकता या सकती है। तो कौन सी एजेंसी है जो भारत के जो भी प्रतिभूतियां होती है उसको खरीद सकती है। तो देखिए इसका जो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति, देखिए यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा बल्कि यहाँ कूट दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने दिखाया नहीं था आपको, देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट में से दिया हुआ है कि इसमें से सही कौन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3 एक भी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा व्यक्ति भी होगा, तीसरा हो जाएगा वित्त प्रतिष्ठान, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों ये सही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक से रिलेटेड है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष के कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप पलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है, तो देखिए द्विमासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा 2 मासिक। 2 मासिक में ये आर्थिक नीति समीक्षा की जाती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वर्ष में 2 बार आर्थिक नीति का समीक्षा का ब्यौरा निकालती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी मैं कह रही हूँ आपको ध्यान रखने के लिए, उसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। बाकी को आपको ध्यान देना ही है, लेकिन उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आ गया रिजर्व बैंक से ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक में मुद्रास्फीति लक्ष्य के एक एंकर के रूप में उपयोग करती है। तो देखिए मुद्रास्फीति जो लक्ष्य होता है उसको एंकर के रूप में जो उपयोग करने वाला है कौन है, तो जीडीपी, सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सीपीआई संयुक्त होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 37 में कि नए कार्ड प्रणाली के अनुसार बैंक का उधार दर गणना किस प्रकार की जाती है, किस आधार पे की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए चलिए हम लोग ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए ऑप्शन सी है, ये पूछा जा रहा है धन की सीमांत व्यय से होता है। 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको 18 से लेकर 37 तक बताया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और साथ ही साथ इसके जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स बताएं, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एक होमवर्क भी दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग बताइएगा स्थापना कब हुआ, डेट के साथ बताइएगा, डेट और ईयर्स के साथ बताइएगा आप मुझे। तो आज जो मैंने आपको 18 से जितने भी मैंने आपको ये सारे के सारे जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं एग्जामिनेशन को लेके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पॉलिटी से हैं और जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं जो इस सेक्शन था, यानी कि 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देखिए ये जो पीटी एग्जामिनेशन हुआ था कब हुआ था, तो देखिए इसमें डेट लिखा हुआ है 15/7/2018 को किया गया था। तो आप देख लीजिए जो फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया था, आज मैं इसका सेकंड करवा रही थी, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मैंने 18 से लेकर आपको ये 37 तक करवाया। इसमें आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है, तो आपको पता चल रहा हो कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो करंट अफेयर से। इसीलिए मैं आप लोग से कहूँगी करंट अफेयर पे जितना भी ज़्यादा आप ध्यान दें, उससे ना और कोशिश करिए ध्यान देने का, यानी अधिकतर टाइम आप करंट अफेयर पे दें, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा बटेज में इस बार आपसे पूछा जाएगा। इस बार ही नहीं, पिछले बार भी पूछा गया था और इस बार भी उम्मीद है कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने CDPO का फॉर्म भरा है
उनके लिए 31 अक्टूबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी पीटी का। और जो भी बीपीएससी का जो फॉर्म अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली है, और जो भी भरना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ 31 दिसंबर का उनका पीटी एग्जामिनेशन तय है। ये कैलेंडर बीपीएससी ने जारी कर दिया है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन बीपीएससी का आने वाला है, इसी वीक या फिर अगले वीक तक जरूर आ जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट से आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए जो बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन है बीपीएससी सीडीपीओ में सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। इसके फिर अगला क्वेश्चन और अगले जोश और नए फैक्ट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।